हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे शीत युद्ध क्या था। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में शीत युद्ध को पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा चाहे वो एसवेल, एनसीवेब, रेगुलर, इग्नू या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ऑनर्स के या प्रोग्राम के, बस उनको शीत युद्ध पढ़ना है तो आज की नई वीडियो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम के, एसवेल के स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ सेमेस्टर के, क्योंकि ये आपका एक टॉपिक है और ये इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई शीत युद्ध था क्या, शीत युद्ध है क्या। तो शीत युद्ध के बारे में हम कई सारे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि भाई शीत युद्ध क्या था और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सबसे पहले शीत युद्ध क्या था। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई और जिसमें ना केवल कोई प्रत्यक्ष युद्ध हुआ, कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, बल्कि इसमें एक विचारधारा की लड़ाई के रूप में साथ ही साथ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में 45 वर्षों तक किस प्रकार पूरी की पूरी तनाव जैसी स्थिति रही, इसको हम देखते हैं। साथ ही साथ अब चलते हैं, हम समझते हैं इसको। तो शीत युद्ध क्या था। एक ऐसा संघर्षकालीन, शांतिकालीन संघर्ष का समय था जिसमें अस्त्र के बिना वैचारिक लड़ाई हो रही थी और ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें दो विरोधी सेनाओं ने नहीं लड़ा, इसमें कोई गोली बंदूक नहीं चली, इसमें कोई टैंक रण क्षेत्र में नहीं उतरे, बल्कि ये युद्ध जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1939 के बाद तब आरंभ हुआ। जब देखो, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। और द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इसके बाद में पूरी दुनिया दो वर्गों में विभाजित हो गई। आप सभी को पता है दो तरह की महाशक्तियां बची थी। एक अमेरिका, कुछ लोग जो पूंजीवाद को पसंद करते थे वो अमेरिका की तरफ अग्रसर हुए और नाटो के सदस्य बने। कुछ लोग ऐसे थे जो समाजवाद, सोवियत संघ को पसंद करते थे, तो वो सोवियत संघ के साथ मिले। और आगे चल के हम ये देखते हैं कि भाई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इसके बाद में अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के संदर्भ में आप लोगों को पहले समझना है कि सबसे पहले जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने जर्मनी पर हमला कर दिया और आगे चल के इटली और जापान जो दोनों हैं वो आगे एक साथ होकर 1941 में सोवियत संघ के विरुद्ध युद्ध करना शुरू करते हैं। सोवियत संघ के बाद में फिर अमेरिका आगे चल के दिसंबर के महीने में इस युद्ध में आता है और सभी देश एक दूसरे से लड़ झगड़ कर परास्त होते हैं और आगे चल के दो महाशक्तियां बसती है, एक सोवियत संघ और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों देशों के बीच में ताकतवर, विश्व की नंबर 1 ताकतवर बनने की होड़ मच गई कि कौन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। और इस बात ने ही शीत युद्ध को जन्म दिया। शीत युद्ध विचारधारा की लड़ाई, और बल्कि शीत युद्ध को हम अन्य रूप से भी देखते हैं। तो शीत युद्ध क्या है कि भाई शीत युद्ध एक ऐसा लगभग 45 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी स्थिति थी जिसमें युद्ध जैसी हमेशा ही संभावना रहती थी। इसमें सोवियत संघ सहित जितने भी विजयी देश थे उन सभी ने अपनी अपनी आर्थिक और सामरिक शक्ति पहले के मुकाबले कमज़ोर हो गए थे और ज़्यादातर देशों ने उपनिवेशवाद का उन्मूलन करना शुरू कर दिया। पूर्व में ज़्यादातर देश जो यूरोप के थे वो सोवियत संघ से मिलने लगे थे, सोवियत संघ के प्रभाव में आ गए थे और इस वजह से उन देशों को सोवियत गुट का देश या साम्यवादी गुट कहा जाने लगा। ऐसे देश जो पूंजीवाद से प्रभावित थे उन्होंने अमेरिका का पश्चिमी नेतृत्व स्वीकार किया, उन्हें पूंजीवादी देश कहा जाने लगा। आगे चल के अमेरिका ने नाटो बनाया, अमेरिका ने सेंटो बनाया, अमेरिका ने सीटो बनाया और सोवियत संघ ने आगे चल के हमने देखा वार्सा पैक्ट बनाया। तो भाई अलग अलग तरीके से सैनिक संगठन बने और अलग अलग तरीके से पूरा विश्व विभाजित होता है। साथ ही साथ वे सभी देश जो युद्ध में शामिल नहीं थे, भारत जैसे देश, तो उन्होंने अपना एक अलग गुट बनाया जिसे नेम, जिसे क्या कहा गया था, जिसे कहा गया था नेम। नेम क्या है? नेम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई आगे परमाणु अस्त्रों का उदय विश्व में एक ऐसी भूमिका लेकर आया जिसने पूरे विश्व की जो सुरक्षा नीति थी उसको ही बदल दिया। हर एक देश अब अपने आप को ताकतवर बना रहा था, स्पेशली अगर हम बात करें परमाणु हथियार को डेवलप कर रहा था। सबसे पहले
अमेरिका ने, फिर सोवियत संघ ने, फिर ब्रिटेन ने, फिर फ्रांस ने, फिर चाइना ने, फिर भारत ने, और ऐसे आगे चल के हम विश्व में देखें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने आज लगभग 9 ऐसे परमाणु संपन्न देश दुनिया में कहे जाते हैं। पाकिस्तान वगैरह भी, इसराइल वगैरह भी ऐसे देश जो परमाणु संपन्न हैं। तो हम इस स्थिति में हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि भाई हम इस स्थिति में ये देखते हैं कि जो परमाणु बम है, इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में प्रत्यक्ष रूप से तो कोई लड़ाई नहीं हुई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ने एक दूसरे पर प्रतिबंध लगा दिया, दोनों के संबंध एक दूसरे के प्रति बहुत खराब हो गए, और इसी को ही शीत युद्ध के रूप में देखा जाता है। अब बात करेंगे शीत युद्ध की अर्थ और इसकी प्रकृति। तो अलग अलग विद्वानों ने शीत युद्ध को अलग अलग ढंग से परिभाषित करने की कोशिश करी है। तो भाई अमेरिकी गुट और सोवियत संघ के बीच में कुछ लोग कहते हैं ये पूरा दुश्मनी वाला आचरण था, दुश्मनी वाला या शत्रुतापूर्ण माहौल था। जब वाल्टर लैपमैन ने शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए कहा है कि भाई शीत युद्ध जो है दो गुटों के बीच एक ऐसी स्थिति थी जो युद्ध की स्थिति को वास्तविक से नहीं बल्कि तनाव के रूप में दर्शा रही थी। इसमें डायरेक्टली युद्ध नहीं हो रहे थे बल्कि दोनों में युद्ध जैसी परिस्थिति थी। इसके अलावा एल्फ्रेड सॉर्बी ने शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, याद रखना है, एल्फ्रेड सॉर्बी ने। यह शब्द कूटनीति युद्ध में दो या दो से अधिक देशों के बीच में उनके आपसी रिश्तों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब दोनों देशों के बीच में कोई ऐसा युद्ध नहीं होता लेकिन तनाव जैसी स्थिति बनी रहती है, युद्ध जैसी परिस्थिति बनी होती है, युद्ध कभी भी हो सकता है, ऐसा माहौल बना होता है, तो ऐसे समय में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है, इसमें हथियारों से नहीं बल्कि मानव के मन मस्तिष्क से लड़ाई होती है। इसके अलावा और भी अन्य विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से इसको एक्सप्लेन किया, जैसे जॉन फास्टर है, ये अमेरिका के विदेश मंत्री थे और उन्होंने शीत युद्ध का विरोधी भी समझा जाता है, और इसीलिए इन्होंने कहा था कि शीत युद्ध जो था ये एक धर्म युद्ध था, बुराई का अच्छाई के खिलाफ, नैतिकता का अनैतिकता के खिलाफ, नास्तिक का आस्तिक के खिलाफ। तो इसी तरीके से सोवियत संघ को इन्होंने नास्तिक कहा और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो विश्व में सिर्फ और सिर्फ अंधकार लाती है, विश्व में जो कि तनाव को बढ़ाती है। ऐसे ही आपका डलेस के अनुसार सोवियत संघ बुराई, गलती और नास्तिकता का प्रतीक थी, और शीत युद्ध में इन्होंने शीत युद्ध को नैतिक परिणाम प्रदान किया है। सोवियत संघ बुरा और सोवियत संघ को इन्होंने गलत बताया है। अगले विद्वान है लुई हॉल ने शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए अपनी बुक लिखी है द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री। इसमें लिखा है कि शीत युद्ध जो है दो देशों के बीच में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति थी जिसमें शत्रु युद्ध से भी बहुत खतरनाक था। इसमें दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी, दोनों देशों के आपसी रिलेशन जो थे बहुत ज़्यादा खराब थे। लुई हॉल का ये भी मानना था कि कल तक मित्र राष्ट्र जो उनमें एकता थी परंतु अब उनमें एकता नहीं रह गई और उनका आपसी जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। परंतु शीत युद्ध में ऐसा नहीं हुआ। वैचारिक लड़ाई एक दूसरे के प्रति मानवीय भाव था वो खत्म हो गया। साथ ही साथ हम ये देखते हैं ग्रामसी जो है ये एक मार्क्सवादी विचारक थे, जो वो लोग कहते हैं कि शीत युद्ध जो है वो एक ऐसा, या नेहरू की भी बात करें हम तो वो दोनों के दोनों इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि शीत युद्ध जो है ये पुरातन शक्ति संतुलन का एक नवीनतम रूप है। यानी पहले के समय में पावर ऑफ बैलेंस कैसे किया जाता था, इसका ही एक नया रूप है, इसी को शीत युद्ध के रूप में परिभाषित किया गया है।